हर गाँव के नहीं है, पर यहाँ की भी है तो लोकल में भी उनको ईद के एक दिन पहले शाम के जो बैच है परसों ईद रह सकती है, तो कल के दिन अपन जो बैच टाइम ओनली फॉर टुमारो आपका बैच टाइम रहेगा वो 11 से 1 रहेगा सिर्फ कल के दिन, और वो लेक्चर लाइव भी रहेगा और वो लेक्चर रिकॉर्ड करके ऐप पे डाला जाएगा जैसे अब तक के सारे लेक्चर डाले गए। और जो अपन आज एनसीईआरटी बुक में ले रहे थे ऑलरेडी मेरी 11 से 1 बैच ऑलरेडी है, तो कल के दिन वो मैं मर्ज करके जो आज जो पॉइंट लेने वाला था वो मैं कल ले लूँगा। तो आज अपन प्योरली क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, कुछ अच्छे क्वेश्चन जो जनरल मोल कंसेप्ट पर है, जिससे आपका थोड़ा सा थिंकिंग पावर डेवलप होना चाहिए। अपन ऐसे क्वेश्चंस क्लास पे लेंगे, आपको बुक्स का कुछ भी काम नहीं है क्वेश्चंस के वक्त। अभी आपको मैं पेजेस भी दे नहीं रहा हूँ क्वेश्चंस के, वो बाद में मिलेंगे आपको क्वेश्चंस के पेजेस। जो क्वेश्चंस अपन ले रहे हैं वो सब आपको पेपर फॉर्म में मिलेंगे, कल मिलेंगे या परसों मिलेंगे। अभी आप सिर्फ क्वेश्चंस को समझो, और मैं जनरल क्वेश्चंस ले रहा हूँ मोल कंसेप्ट के, है ना। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे, और ये क्वेश्चन अपने सिलेबस से रिलेटेड ही है, ठीक है। तो कल आपका बैच टाइम रहेगा 11 से 1, एक बात क्लियर कर लो। सेकंड थिंग, कल शाम में 6 बजे बैच नहीं रहेगा, फिर ईद के दिन, ईद के लिए 2 दिन छुट्टी रहेंगे, यानी कल बैच होने के बाद, आज 27 है, कल 28 है, तो 29 और 30 ये 2 दिन छुट्टी रहेगी। मैं बहुत कम छुट्टियां देने वाला हूँ आपको, बट जो बड़े त्यौहार हैं उनको छुट्टी देना पड़ती है, तो 2 दिन छुट्टी रहेंगी 29 और 30। फिर उसके बाद सैटरडे बैच रहेंगी, संडे भी बैच रहेंगी और संडे टेस्ट भी रहेगा आपका। संडे बैच भी रहेगा और संडे आपका टेस्ट भी रहेगा, ठीक है। ठीक है, मैं देख लेता हूँ उसको। चलो सभी अपन पहले आते हैं मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी के 2 शॉर्टकट फार्मूलों पे। तो कल का लेक्चर क्लियर होगा, कल आपका किस तरह से शेड्यूल रहेगा। कल आपका 11 से 1 बैच रहेगा और कल 2 घंटे के अंदर अपन पूरा एनसीईआरटी बुक कवर कर लेंगे। स्टार्टिंग फ्रॉम कुछ लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन से स्टार्ट करेंगे अपन, जो 5वें लॉ बाकी रखा मैंने अभी। अपन ने आई थिंक दैट एवोगाड्रो लॉ डिस्कस किए थे, उसको ऑल कल लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के 5 लॉज है, सिग्निफिकेंट फिगर है। ये 2 आर्टिकल आपके एनसीईआरटी बुक में से होना बाकी है, और बाकी पूरा अपन ने जो पढ़ चुके गो थ्रू करेंगे एनसीईआरटी बुक में से कि और कुछ छोटे मोटे पॉइंट पे क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं। तो कल का लेक्चर एनसीईआरटी बुक के जो लिए वो इंपॉर्टेंट रहेगा। तो कल आपको आते वक्त एनसीईआरटी बुक लगेगी, और जो बच्चे ऑनलाइन लेक्चर देख रहे हैं उन्होंने भी एनसीईआरटी बुक को ओपन करके बैठना है, ठीक है। तो कल पूरा अपन एनसीईआरटी बुक को गो थ्रू जाएंगे 11 बजे से लेकर 1 बजे तक के, क्योंकि उसके अंदर भी 11:15 से बैच स्टार्ट करना पड़ती है। दूसरे बच्चे दूर दूर से 11 बजे की बैच के लिए आते हैं अदर क्लासेस पर से, तो 11:15 से 1 बजे तक के 1.25-2 घंटे के अंदर अपन पूरा एनसीईआरटी रीडिंग कंप्लीट कर लेंगे। तो आज का अपने एमसीक्यूज ले रहे, कल एनसीईआरटी बुक का रीडिंग कंप्लीट करेंगे, और इसके बाद का जो 2 लेक्चर रहेंगे वो प्योर एमसीक्यूज करेंगे, जहाँ पर आपके पास में 80 से 100 क्वेश्चन दूंगा मोल कंसेप्ट के। उसमें के कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक के पेज नंबर के रेफरेंस के साथ दूंगा कि ये क्वेश्चन आ सकता पेपर में, एनसीईआरटी बुक में पेज नंबर रेफरेंस के तौर पर डाला रहेगा, एंड आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि नहीं ये क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक में का ही है, और ऐसे क्वेश्चन नीट और जेईई के एग्जाम में आ सकते। तो वो जो 2 लेक्चर रहेंगे अपने, वो रहेंगे सैटरडे और संडे के 2-2 घंटे के, और फिर उसके बाद आपका टेस्ट रहेगा। तो संडे के दिन आपका बैच टाइम रहेगा 11 से 1, सैटरडे दिन आपका बैच टाइम रेगुलर 6 बजे रहेगा जो आपका टाइम है, तो सैटरडे को, है ना। और कल आपका बैच टाइम सवेरे 11 से 1 है मॉर्निंग में, तो कल 11 से 1 आपको आना है। तो कल आपका क्या है, वेडनेसडे, फिर थर्सडे फ्राइडे 2 दिन ऑफ रहेगा। सैटरडे आपके बैच टाइम रेगुलर टाइम पे रहेंगे। संडे के दिन आपका 11 से 1 बैच रहेगा, और शाम में 4 से 5 या 5 से 6 मैं आपको पूछ के शाम में एक टाइम में टेस्ट डालूंगा। आपका पहला टेस्ट रहेगा मोल कंसेप्ट के ऊपर, और उसके पहले अपने ऑलरेडी 80 से 100 क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। आज अपन 20-25 क्वेश्चन जितने भी हो सकते उतने डिस्कस करेंगे। कुछ अच्छे क्वेश्चन लाए मैंने। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले ये एक एडिशनल फार्मूला अपन डिस्कस करने जा रहे हैं, मोलैरिटी का और नॉर्मेलिटी का। इधर बोर्ड पे ध्यान दो, ये फार्मूला डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते, शॉर्टकट फार्मूला एनसीईआरटी बुक में नहीं दिया हुआ है, बट इस पे क्वेश्चन कैसे आ सकता। देखो, जब सोल्यूट का परसेंटेज बाय वेट दिया हो, सोल्यूट का परसेंटेज बाय वेट क्वेश्चन में समझ में आ जाएंगे आपको। क्वेश्चन देखिए, इस पे भी क्वेश्चन लेंगे अपन आज। और सॉल्यूशन की डेंसिटी, डेंसिटी को ही स्पेसिफिक ग्रेविटी कह सकते हैं आप। क्वेश्चन में डेंसिटी की जगह दूसरा वर्ड यूज कर सकते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी।
और सोल्यूट नोन है, जैसे कि H2SO4, HNO3, NaOH, KOH, लाइक दिस, तो ऐसे टाइम में आप डायरेक्टली मोलैरिटी निकाल सकते हैं। अगर मैं क्वेश्चन लूँ, यहाँ पर क्वेश्चन बनाएंगे अपन, एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि 4.9% H2SO4 सॉल्यूशन बाय वेट, मतलब ये परसेंटेज बाय वेट दिया गया, सॉल्यूशन बाय वेट हैविंग डेंसिटी 1.1 ग्राम पर सीसी, तो व्हाट विल बी दी मोलैरिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन। मतलब H2SO4 का एक्वस सॉल्यूशन है जिसके अंदर 4.9% H2SO4 बाय मास इज मेंशन एंड द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.1 ग्राम पर सीसी। तो यहाँ पे आपको दो चीज़ें दी हुई है, सॉल्यूशन की डेंसिटी दी हुई है जो 1.1 ग्राम पर सीसी है, इसी को स्पेसिफिक ग्रेविटी कह सकते हैं। सेकंडली सॉल्यूशन का परसेंटेज बाय वेट H2SO4 जो सोल्यूट है, यहाँ पर सोल्यूट H2SO4 है जिसका परसेंटेज बाय वेट 4.9 है, H2SO4 नॉन सोल्यूट है जिसका मॉलिक्यूलर वेट 98 है, ये डेंसिटी है। बस तीन चीज़ें लगती हैं। तो ये क्वेश्चन को लॉन्ग कट मेथड से भी सॉल्व कर सकते। लॉन्ग कट मेथड मैं पहले बता देता हूँ कैसी है। 4.9% H2SO4 का मतलब होगा 4.9 ग्राम H2SO4 प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। जब बाय वेट दिया जाता तो जो गिवन परसेंटेज वैल्यू है वो भी ग्राम में ली जाएंगी और परसेंटेज मतलब 100 वो भी ग्राम में लिया जाएगा। यहाँ पे चार तरह की नोटेशन आपको देखने के लिए मिलेंगी। बाय वेट का मतलब होता है W/W, बाय वॉल्यूम का मतलब होता है वॉल्यूम/वॉल्यूम, वेट पर वॉल्यूम करेगा W/V और वॉल्यूम पर वेट करेगा V/W। तो ज़्यादातर काम इसका पड़ता है, इसको बाय वेट कहते हैं, इसको बाय वॉल्यूम कहते हैं। और अगर बाय वेट बाय वॉल्यूम ऐसा ना हो तो पर्टिकुलर ये ऐसा मेंशन रहेगा। जैसे अगर मैं इसके में ऐसा लूँ 4% W/W, 4% V/V, 4% W/V और 4% V/W, तो इसके चार अलग अलग मीनिंग निकलते। तो ऐसा ना देके इसको सिंपली बोलेंगे, जैसे 4.9 लिया अपन ने, यानी यहाँ 4 लिए, इसको कहेंगे 4% बाय वेट। तो बाय वेट अगर ऐसा रहा मतलब W/W, तो इसका मतलब होता है यहाँ पे जो गिवन वैल्यू है वो 4 है आउट ऑफ 100, जिस इज परसेंटेज। और W/W का मतलब होता है जो दिख रहा है वो 4, उसका भी आपको वेट लेना है और जो परसेंटेज है उसका भी आपको वेट लेना है। जैसे 4 ग्राम समझो, मान लो चारों इसमें सोल्यूट कौन है, H2SO4 है, तो इसका मीनिंग क्या होगा, 4 ग्राम H2SO4 प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, मतलब देयर इज 96 ग्राम ऑफ वाटर। वहाँ पे 96 ग्राम क्या रहेगा, वाटर रहेगा, एक्वस सोल्यूशन है। तो ये परसेंटेज ऐसा रहा तो उसका मीनिंग क्या होता, 4% V/V का मतलब क्या होगा, 4 ml, बिकॉज V मतलब वॉल्यूम, W मतलब वेट, 4 ml H2SO4 प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। इसका मतलब क्या होगा, W/V 4 ग्राम H2SO4 प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। और इसका मतलब क्या होगा, 4 ml H2SO4 प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। तो सोल्यूट का वेट कब रहेगा, सोल्यूशन का वेट कब रहेगा, ये दोनों बातें क्लियर है। इसी चीज़ को डायरेक्टली क्या कहेंगे, W/W मतलब दोनों भी वेट है, तो कॉमनली क्या कहेंगे 4% बाय वेट। जैसे यहाँ पे दिया गया 4.9% बाय वेट, तो इसका मतलब ये होगा जो गिवन वैल्यू है वो भी ग्राम वेट रहेगा और जो परसेंटेज है सोल्यूशन का वो भी वेट ही रहेगा। तो इसको अपन क्या पढ़ेंगे, 4.9 ग्राम H2SO4 प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। एक बात बताओ, यहाँ पे सोल्यूट का वेट कितना है, 4.9 ग्राम। आप 4.9 ग्राम को उसके मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर लो 98, तो ये क्या जाएगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ H2SO4। उसके बाद 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, ये सोल्यूशन का क्या हो गया, 100 ग्राम ये सोल्यूशन का क्या हो गया, वेट हो गया। तो 100 ग्राम को ये जो सोल्यूशन का वेट है और उसकी डेंसिटी, तो अपने कल तो फॉर्मूला देखे थे, दैट डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास पर से और डेंसिटी पर से आप क्या निकाल सकते हैं, मास पर से और डेंसिटी पर से क्या निकालेंगे, वॉल्यूम। तो 100 ग्राम सोल्यूशन का वेट है, सोल्यूशन की डेंसिटी 1.1 ग्राम है, तो यहाँ डेंसिटी और यहाँ मास रख के अपन क्या निकालेंगे, वॉल्यूम, जो ml में आएगा। मैंने कल ही बताया था कि मास अगर ग्राम में हो तो वॉल्यूम क्या में आएगा, ml में आएगा। वॉल्यूम ml में आएगा, उसको dm क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन dm क्यूब। और फिर अपन निकालेंगे मोलैरिटी। तो कितनी उठापटक करना पड़ेगी इसके अंदर,
4.9% बाय वेट H2SO4 का मतलब क्या होगा रे? 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4 प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो 4.9 ग्राम गिवन वेट ऑफ H2SO4, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2SO4 98 ग्राम, अलग से नंबर ऑफ मोल निकाल लो। 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मास है, सॉल्यूशन की डेंसिटी दी हुई है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम ml में निकाल लो, उसको डीएम क्यूब में कन्वर्ट करो और फिर मोलैरिटी बराबर नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉलिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन डीएम क्यूब करके सॉल्व करो। ये उनको समझ में आएगा जो बच्चे ऑलरेडी पिछले 5-6 दिन से लेक्चर अटेंड कर रहे। ये अपना मोल कंसेप्ट का 7वां लेक्चर है। तो पहले 6 लेक्चर ऐप पर अवेलेबल है, मैंने एकदम बेसिक से मोल कंसेप्ट पढ़ाया और बहुत सारी चीज़ें एनसीईआरटी बुक के अदर भी बताया। जैसे ये चीज़ एनसीईआरटी बुक में दी भी नहीं है, बट ये पूरे फिजिकल केमिस्ट्री में कहीं ना कहीं हमको काम पड़ती है। तो अपन ये चैप्टर के अंदर गो थ्रू बेसिक ले रहे, पूरा बेसिक लेने की कोशिश करो मैं, जो काम पड़ेगा। अब यही क्वेश्चन इस तरीके से भी सॉल्व करते हैं डायरेक्टली। मोलैरिटी का डायरेक्ट फार्मूला 10 इंटू परसेंटेज बाय वेट ऑफ सोल्यूट इंटू डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट। तो ये क्वेश्चन ऐसा ना सॉल्व करके इधर सॉल्व। अब ये सॉल्व कैसा करना था मैंने क्लियर कर दिया। 4.9 ग्राम H2SO4 प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो वैसा ना करके डायरेक्टली 10 इंटू परसेंटेज बाय वेट की वैल्यू कितनी है 4.9 इंटू डेंसिटी वैल्यू कितनी है 1.1 और मॉलिक्यूलर वेट कितना है 98। तो 10 इंटू 4.9 इंटू 1.1 अपॉन 98। बस पॉइंट शिफ्टिंग करके इमीडिएटली सॉल्व करके आंसर निकाल लो। तो मोलैरिटी एक डायरेक्ट मेथड से आती है निकालना, बट उसकी कंडीशन क्या है? सोल्यूट का परसेंटेज बाय वेट दिया हुआ होना और सोल्यूशन की डेंसिटी। क्या क्या लगेगा? सोल्यूट का परसेंटेज बाय वेट और सोल्यूशन की डेंसिटी। तो क्वेश्चन देखते बराबर समझ में आता कैसे सॉल्व करना है। वैसे इसको सॉल्व करने के 2 मेथड थे, ये मेथड भी और एक ये मेथड भी। तो ये हम डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। तो मोलैरिटी का डायरेक्ट फार्मूला क्या है? 10 इंटू परसेंटेज बाय वेट ऑफ सोल्यूट इंटू डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ये परसेंटेज बाय वेट किसका है? ये परसेंटेज बाय वेट सोल्यूट का है और डेंसिटी किसकी है? ये सोल्यूशन। पढ़ो फार्मूला। और इसी तरह से नॉर्मेलिटी भी डायरेक्ट निकाल सकते। 10 इंटू परसेंटेज बाय वेट ऑफ सोल्यूट इंटू डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ। जैसे मान लो इस क्वेश्चन में आपको नॉर्मेलिटी ऑफ H2SO4 पूछते थे। क्या पूछते थे? तो यहाँ पे अपन डायरेक्ट वैल्यू क्या करते थे? 10 इंटू 4.9 इंटू 1.1 अपॉन 49। डायरेक्टली आंसर आ गया। अरे समझ में आए क्या? तो मोलैरिटी के और नॉर्मेलिटी के ये दोनों शॉर्टकट फार्मूले हैं। जैसे आप डायरेक्टली क्या निकाल सकते? मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी, पर उसका मीनिंग भी आप क्लियर कर लो। अब अगर एक बात बताओ, अगर ऐसा रहा 4.9% W/V रहता H2SO4 सोल्यूशन, तो इसका मतलब क्या होता? इसका मतलब ये होता 4.9 ग्राम H2SO4 प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। तो यहाँ पर सोल्यूशन की डेंसिटी का काम ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी 100 ml मतलब क्या हो रहा? सोल्यूशन का वॉल्यूम। अरे यूनिट पर से ये समझ में आना चाहिए कि ये वेट है कि वॉल्यूम है। यहाँ पे क्या V दिया गया? V मतलब वो कितना लेंगे? 100, क्योंकि वो परसेंटेज है। और 4.9% तो 4.9 ग्राम H2SO4 प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। 100 ml मतलब 0.1 डीएम क्यूब। 4.9 मतलब क्या रहेगा? दैट इज गिवन वेट अपन मॉलिक्यूलर वेट। उस तरह से सॉल्व कर सकते। अरे समझ में आ रहा है? डायरेक्ट मेथड भी सॉल्व करने की। तो मोलैरिटी के और नॉर्मेलिटी के अपन डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते। अपन ने कल मेरे ख्याल से सीपी और सीवी का देखे थे ना, मोलर रेट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, मोलर रेट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, सीपी बाय सीवी का रेशियो 1.66, 1.40, 1.30। 1.66 रहता तो मोनो एटॉमिक, देन डायटोमिक एंड देन ट्राइटोमिक। और सीपी और सीवी की वैल्यू फॉर मोनो एटॉमिक गैस, फॉर डायटोमिक गैस, फॉर ट्राइटोमिक गैस 3/2R, 5/2R, 5/2R, 7/2R, 3R, 4R। तो अपन ऑलरेडी कल डिस्कस कर रहे थे।
अरे लिए थे ना कल अपन ने। अब अपन कुछ क्वेश्चंस लेंगे, यहाँ पर कुछ अच्छे क्वेश्चंस लाया मैंने जो अपन ने ऑलरेडी पढ़े, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। गड़बड़ नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर जो आपके सामने 35, ये क्वेश्चन लिमिटिंग और एक्सेस रिएजेंट पर है, बट इसके अंदर थोड़ा सा एडवांस में क्या ऐड किया गया चेक कर लो। दिस क्वेश्चन बेस्ड, मतलब मैं कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन लाया, ये प्रदीप के बुक में के क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चंस इसमें क्या जरूर देखना चाहिए जो मोल कंसेप्ट के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। एक क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर है, पहले समझेंगे क्या दिया हुआ है। बोला गया 4 ग्राम कार्बन को 8 ग्राम सल्फर के साथ हीट किया गया सो दैट कार्बन डाइसल्फाइड बने। तो रिएक्शन में तो कोई दम ही नहीं है, बट पॉइंट देखो क्या है, परसेंटेज प्योरिटी पूछेगी आपको फाइनल प्रोडक्ट की। तो अब ये क्वेश्चन बेसिकली लिमिटिंग एक्सेस रिएजेंट पर आधारित है। क्या लिमिटिंग एक्सेस रिएजेंट अपन ने पढ़े? बट अब ये क्वेश्चन क्लिक नहीं होता कि लिमिटिंग एक्सेस रिएजेंट पर है। तो जब कभी हमको रिएक्टेंट मिलके प्रोडक्ट बनाने का क्वेश्चन आता है और प्रोडक्ट की प्योरिटी पूछी जाती है, तो उसकी सिंपल थीम ये है, जैसे अपन ने कल एक क्वेश्चन देखे थे, आपको याद हो मैंने जब लिमिटिंग एक्सेस का समझा के दिया था, तो 8 ग्राम हाइड्रोजन और 8 ग्राम ऑक्सीजन लिए थे, और हमने देखे थे कि 16 ग्राम ऑक्सीजन के लिए 2 ग्राम हाइड्रोजन लगता, तब जाके 18 ग्राम वाटर बनता। तो 8 ग्राम ऑक्सीजन के लिए 8 ग्राम हाइड्रोजन में से 1 ग्राम हाइड्रोजन यूज होगा और 7 ग्राम हाइड्रोजन बचेगा, तो टोटल वाटर बनेगा 9 ग्राम। वाटर कितना बन रहा? 9 ग्राम। बेसिकली आपने टोटल कितना वेट लिए थे? 8 और 8 लिए थे, पर 16 ग्राम पानी नहीं बना था। पानी कितना बना था? 9 ग्राम। तो टोटल वाटर कितना बना? 9 ग्राम अपॉन टोटल वेट कितना लिए थे? 16 इंटू 100। दिस इज द प्योरिटी। ये बेसिकली अपन उसमें कल ही जोड़ देना चाहिए था, वो रह गया था करके अलग से बता रहा हूँ। मतलब जब आपको प्योरिटी ऑफ प्रोडक्ट पूछी जाए, ये क्वेश्चन कैसा है, ये कार्बन है प्लस सल्फर है, ये कार्बन डाइसल्फाइड बन रहा, तो कार्बन 12 ग्राम रहा और सल्फर 32 ग्राम रहा, तो तब जाके हाँ 44 ग्राम नहीं, ट्वाइस एस है। ये 12 ग्राम देखो, और ट्वाइस एस CH2। कार्बन डाइसल्फाइड की फॉर्मेशन की रिएक्शन कैसे रहेगी? बहुत सिंपल है, कार्बन प्लस 2 सल्फर इट गिव, क्योंकि सल्फर की भी एलिमेंट्री स्टेट S सॉलिड है और कार्बन की C सॉलिड है। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल का काम नहीं करके मैंने फिजिकल स्टेट नहीं लिखा, डायरेक्ट C प्लस ट्वाइस एस इट गिव CH2। तो ये 12 ग्राम 2 सल्फर मतलब कितना होगा? 64। ये 64 ग्राम है, और ये कितना रहेगा? दैट इज 76। तो ये तो रिएक्शन होगी, बट एक्चुअली क्वेश्चन में कितना दिया गया आपको? क्वेश्चन में दिया गया कार्बन कितना दिया गया? 4 ग्राम। सल्फर कितना दिया? 8 ग्राम। तो बेटा 12 के लिए 64 लग रहा, तो 12 का 4 कितना? 1/3 है। 64 का 1/3 कितना रहेगा? 20 से ज्यादा रहेगा, वो 21.33 आएगा। पर चलो मान लो, समझो थोड़ी देर के लिए 60 पकड़ो। अगर 12 का 4 के साथ क्या रिश्ता है? जब तो 4 का 12 के साथ क्या रिश्ता है? 4 ये 12 का 1/3 है,
तो 64 का 1/3 कितना आएगा? वो 20 से ज़्यादा आएगा। अबे 60 का 1/3 20 आता ना, तो ये 20 से ज़्यादा दिया हुआ है क्या? मतलब कार्बन के हिसाब से रिएक्शन नहीं होगा। चलो 64 के लिए कितना लग रहा? 12। 64 के लिए तो 8 के लिए कितना लगेगा? x। हालांकि मुझे पता हो कितना लगेगा, पर मैं तब भी आपको x बता रहा हूँ। अपन सॉल्व करेंगे उसको, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके अपन क्या निकालेंगे? x निकालेंगे। अरे समझ में आ रहा है क्या? तो यहाँ पे अपन x लेंगे, तो क्या होगा? तो देयरफॉर x बराबर क्या आएगा? हाँ, 12 × 8 अपॉन